कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दीप्ति कुछ हैरान सी उसे देखने लगी। टॉवेल से चेहरा पोंछती हुई वो रूम में आई तो वो अपने शूज निकाल रहा था। उसने टॉवेल बालकनी में डाली और फिर घुटनों के बल बैठकर उसके जुराब निकालने लगी। दीप, रहने दो, मैं कर लूँगा। उसने झट से अपने पैर खींच लिए। मुझे करने दो, मैं कर रही हूँ ना। वो वापस से उसका पैर अपने एक हाथ में पकड़कर जुराब निकालने लगी। थक गए, मैं काफ़ी लेकर आती हूँ अपने हाथ से बनाकर, तुम्हें पीकर अच्छा लगेगा। जब तक तुम कपड़े भी चेंज कर लेना। वो उठकर उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए झुककर उसका माथा चूम ली। दीप, प्लीज़ दूर रहा करो, समझ में नहीं आता। एक बार में वह बोल चुका हूँ कि ये सब ऐसे मुझे पसंद नहीं है। शादी के बाद जो जैसे करना हो रहना। उसके किस करने से ही वो भड़क सा उठा और दीप्ति 2 कदम पीछे हो ली। जान, वो धीमे से बोली। कनिष्क ने उसे देखा, उसका आंसुओं से भरा चेहरा जो उसके झिड़कने भर से लाल हो उठा था, तो वो चुप हो गया। देखो, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, ना चिल्ला रहा हूँ, बस इतना ही बोला कि अभी हमें अकेले नहीं मिलना चाहिए। वो उसका चेहरा थामते हुए बोला। कुछ गलत किया मैंने? उसने अपने निचले होठों को दबाते हुए सवाल किया। बाहर जाओ, वहीं आता हूँ। वो उसका जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर इतना ही बोला तो दीप्ति कमरे से बाहर चली गई। कनिष्क ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आई एम सॉरी मल्लिका, वो मन ही मन बोला। आजकल अजीब सा बर्ताव करने लगा था वो दीप्ति के साथ। फिर भी कभी उसने उसे डांटा नहीं था, लेकिन आज कुछ तेज आवाज़ में बोल गया था, और जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी छोटी सी बात भी हमें हर्ट कर जाती है। यही दीप्ति के साथ हो रहा था। इसी वजह से अनायास ही उसकी आंखें भर आई थी। मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम मुझसे इतना दूर हो रहे हो? अब तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं देते। पहले हम कितनी देर तक बैठे बातें ही किया करते थे, और आज तो मेरे ज़रा से करीब आने पर इतना नाराज़ हो गए। तुम ऐसे तो नहीं थे ना? सच ही कहते हैं कि जब प्यार मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं रहती इन लड़कों को। वो बड़बड़ाई सी बोली और अपने आंसू साफ कर लिए। बहुत दूर रहना है ना, तो मैं तुम्हारे सामने ही नहीं आऊँगी अब, वो बोली और चली गई। दादी ने सब देख लिया था, कनिष्क का दीप्ति को झिड़कना। वो भी कुछ सोचने लगी। कनिष्क, दादी ने कुछ देर बाद वहाँ आते हुए उसे आवाज़ दी तो वो उठकर बैठ गया। जी दादी, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब ये कि शादी हुई नहीं है अभी तेरी, और तू अभी से मेरी पोता बहू को रुलाने लगा। उन्होंने कहा तो उसने सिर झुका लिया। कुछ हड़बड़ा सा गया था वो। मैं कई दिन से देख रही हूँ, तू उसके साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करता है? उस बच्ची ने कितने अच्छे से सब कुछ संभाल रखा है, और तू ही उसे नहीं संभालता, उसे बिल्कुल वक्त भी नहीं देता। कुछ हुआ है क्या, या कोई बड़ी बात है? उन्होंने कनिष्क से वजह जाननी चाहिए। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस काम ज़्यादा रहता है तो बस थोड़ा उसी में डिस्टर्ब हुआ, और उसी वजह से हो जाता है ऐसा। उसने साफ ही झूठ बोल दिया, जबकि वजह क्या था ये वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था। कनिष्क, जिंदगी में काम से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं रिश्ते, और तुम्हारा रिश्ता तो प्यार का है ना, और प्यार में भी समझ होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दीप्ति बहुत समझदारी से तुमसे जुड़े हर रिश्ते से जुड़ी है, बखूबी सब सीख रही है। अगर उससे कोई गलती हुई भी हो तो उसे माफ़ कर देना। नहीं दादी, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर क्या हो गया ऐसा? कहीं मानवी की वजह से तो नहीं? देख, अगर मानवी की वजह से कर रहा है ऐसा तो तू गलत है। मानती हूँ कि मानवी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए तू खुद को और दीप्ति को क्यों सजा दे रहा है? तुझे हो ना हो, लेकिन मुझे अपने पोते पर पूरा भरोसा है कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा हमारा सिर झुक जाए। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाए। भले ही वो कनिष्क की दादी थी, इतने पुराने ज़माने की, लेकिन उनके ख्यालात वक्त के साथ बदल गए थे। वो भी तो देख रही थी, जब दीप्ति घर आई थी तो कैसे कनिष्क की आंखों में शरारत भरी रहती थी, और जब से मानवी के साथ वो सब हुआ तब से वो दीप्ति से एक निश्चित दूरी सी बना लिए था। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी डॉन। दादी की बातों से उसे हौसला मिला था, और शायद उसे समझ में भी आई थी अपनी गलती। हाँ, मानवी के बाद से ही तो वो ऐसा हुआ था। एक डर सा बैठ गया था दिल में उसके।
इधर ऑफिस में भी छुट्टी हो गई थी, सारे एम्प्लॉयज़ जा चुके थे, लेकिन जिज्ञासा अभी भी कुछ फाइलों में अटकी हुई थी। अरमान अपनी जगह से उठा और उसके पास आकर उसके हाथ से फाइल ले ली। अरमान जी, अरे बस भाई, ऑफिस टाइम एंड हो गया है, कल कर लेना जो बाकी हो। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा शिद्दत से जुटी हो काम में, ऐसा ही रहा तो पापा मुझे निकाल कर तुम्हें इस कुर्सी पर बैठा देंगे। कुछ भी बोलते हैं आप, और आपने ही एक सारा काम खत्म करने को बोला था और अब आप ही मना कर रहे हैं। कौन सी बात मानूं मैं आपकी, ये बताइए। ऑफिस टाइम में बॉस की मानो और उसके बाद अपने अरमान जी। उसने कुछ शरारती अंदाज में कहा तो वो हंस दिया और लैपटॉप ऑफ करने लगी। आप भी कम नहीं हैं, मुझे तो पहले लगा था कैसा बोरिंग इंसान है, लेकिन मेरे साथ रहकर बोलना सीख गए हैं आप भी, वो सब समेटते हुए बोली। बिल्कुल तुम्हारी ही संगति का असर है सब, वो मुस्कुराते हुए बोला। जिज्ञासा ने अपना सामान बैग में डाला और अरमान की तरफ देखा, वो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। अगर कोई जल्दी ना हो आपको तो हम कहीं घूमने चले आज, जिज्ञासा ने कहा तो अरमान ने फ़ोन से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। कोई बात नहीं, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो चलिए, घर भी जाना है, वो बोली और बाहर निकलने लगी। अरमान ने उसकी कलाई पकड़ ली। तो मेरी मैडम को डेट पर जाना है, वो उसे पीछे से ही बाहों में भरता हुआ प्यार से उसके कान में बोला। उसके दोनों हाथ जिज्ञासा की कमर से होते हुए पेट पर आ रुके थे, जिससे उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई और सांसें तेज हो गई, गालों पर रंगत आ चुकी थी उसके। मैं तो बस थोड़ा टाइम, मैं भी तो टाइम स्पेंड करने के लिए ही कह रहा हूँ, वो बोला ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा और वो उससे दूर हुआ। किसी को चैन नहीं है कि हम पास रहें, उसके कहने पर वो हंस पड़ा और कॉल रिसीव कर ली। फिर उसका हाथ थामता हुआ ही लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मैं क्या कह रही थी, आप कनिष्क जी और दीप्ति को भी बुला लीजिए, ठीक रहेगा, इसी बहाने सब मिल भी लेंगे। और दीप्ति भी कह रही थी कि कनिष्क काफ़ी बिजी हैं तो उसे टाइम नहीं दे रहा। अरमान की कॉल कट होने पर वो बोली। जिज्ञासा की बात पर वो खुश हुआ, उसे सबकी फिक्र जो होती थी वो भी अरमान की तरह सबके बारे में सोचती थी। ये जानकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने कनिष्क को मैसेज किया। मैसेज देखकर कनिष्क मुस्कुराया। ये सही है, इसी बहाने थोड़ा टाइम तो मिलेगा और मेरी मल्लिका को भी मना लूँगा मैं, वो खुद में ही बोला और हाल में आया। कोई नहीं था, श्वेता जी ही थी। उसके बाद किचन में देखा तो वो वहाँ भी नहीं दिखी। फिर उसके रूम में आया, मानवी वहीं लेटी थी लेकिन वो नहीं थी। मानवी, दीप कहाँ है, तूने देखा क्या? बाहर ही तो थी, मुझे नहीं देखी, चल कोई नहीं, देखता हूँ कहीं। ओ कनिष्क के जाते ही दीप्ति जो पर्दे के पीछे छुप गई थी बाहर आई। थैंक यू बच्चा, अपने भाई को छोड़कर मेरा साथ देने के लिए, उसने मानवी का गाल खींचते हुए कहा। पर भाभी, आप भाई से छुपे क्यों, मानवी ने उससे पूछा। क्योंकि तुम्हारे भाई के बहुत भाव बढ़ गए हैं, होने दो परेशान, बड़ा आया मुझसे झगड़ने वाला, बहुत दूर भागने लगा है ये, उसने मुंह बना। इस पर मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने दोबारा से पूरे घर में देखा लेकिन दीप्ति उसके सामने नहीं आई, तो हार कर उसने अरमान को बोल दिया कि वो चला जाए जिज्ञासा के साथ। उसकी मल्लिका उठी जो है, मानवी की दोस्त डॉली आज घर आई थी, वो मानवी के साथ बैठी बातें कर रही थी। मानवी तब से कॉलेज भी नहीं गई थी तो डॉली अक्सर घर ही आ जाया करती थी, पढ़ाई भी कर लेती। श्वेता जी बोली, मानवी मैं क्या कह रही थी, अब तो तुम ठीक हो गई है तो कॉलेज जाना क्यों नहीं शुरू कर देती, बचने वाले हैं। डॉली बोली, हाँ आंटी, यही बात तो मैं, लेकिन यह है कि जाना ही नहीं चाहती, बस बैठे बैठे महारानी। श्वेता जी बोली, क्यों नहीं जाना चाहती बेटा? मानवी नहीं होता और मुझे डर लगता है अजीब सा, प्लीज़ मुझे कहीं नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना, हमारी भी मानवी से डर कर घर में बैठने वालों में से थोड़ी ही ना है। आप, जिज्ञासा की आवाज़ सुन जिज्ञासा उन सबके पास आई। उसने श्वेता आशीर्वाद लिए। श्वेता जी, जिज्ञासा बोली, बिल्कुल हूँ, आप कैसी हैं? दीप्ति और दादी नहीं दिख रही। मानवी बोली, भाभी और दादी नहीं होंगी। श्वेता जी से पहले मानवी ही बोल पड़ी। डॉली, और डॉली ही अरमान भाई की जिज्ञासा भाभी। मानवी ने डॉली, तुम सब बातें करो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। श्वेता चली गई। क्या बातें हो रही, कॉलेज क्यों नहीं मन जाने का, जिज्ञासा ने तो वो चुप हो गई। मुझे अरमान जी ने सब, जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो ये बंद कर लेने से कुछ हासिल नहीं हो, निकलो।
और लोगों का मुकाबला कर हुई है, उससे सबक लो। किसी के देख कर ड्रिंक या कुछ भी आगे से कर खुले शब्दों में ही उसके हाथ पर अपना हाथ झुका लिया। और हामिद, मैं माँ की हेल्प कर देती हूँ, जिज्ञासा ने कहा और किचन की तरफ बढ़ी। देर बाद दीप्ति भी दादी के साथ जिज्ञासा सगाई के बाद पहली बार इस घर में आई थी वो के लिए। उसे जब अरमान ने पता चला तो उससे रुका नहीं गया और वो मिलते ही, चलो तुम्हें अरमान का मेरा मत वाला रूम दिखाती हूँ, दीप्ति ने सराह आते हुए जिज्ञासा से शर्मा गई। दोनों अरमान के रूम की तरफ बढ़ गए। अरमान और मानवी का रूम ऊपर था, बाकी थे। तुम कल आई क्या आई? अरे कल हमने प्लान बनाया था तो मैंने अरमान जी से बोला था कि तुम दोनों को भी हम चारों साथ ही चलते हैं, लेकिन आ पाओगे। ओह, तो कल इसलिए ही शाम को जनाब ढूंढ रहे तो बता नहीं सकते थे, कॉल ही कर दिया हो ही। मन खुद से बोली। क्या हुआ, कुछ पूछ रही हूँ यार मैं, जिज्ञासा ने उसे खुद आती रहते हैं, प्राइवेट टाइम तो तुम्हें ये था ना, बस इसलिए मना कर दिया मैंने। वो बातें करते हुए अरमान के रूम में आशा ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। रूम के साइड में एक किंग साइज बेड पड़ा था, अच्छी टेबल थी जिस पर फ्लावर्स रखे थे और उसके जस्ट सामने जो दिवाली पिक्चर लगी थी, और रूम से होती हुई एक बड़ी सी बालकनी जहाँ रूम में एक सोफा और एक मेज भी था जिस पर कुछ बुक्स वगैरह रखी थी और एक कबर्ड भी। सब कुछ वो कुछ चेंजेस कराने हो तो अरमान को बोल देना। बिल्कुल अच्छे से तो रखा है रूम, जिज्ञासा मुस्कुराई। अगले दिन शादी की तारीख थी और मुहूर्त के हिसाब से पत्नी थी। दीप्ति और कनी सीपी वाला गेम ही जारी था। भाभी अपने रूम में ही मंगवाया है, आप दे जब तक मैं ये सब्जियां काट लेते, बोले। नहीं तुम दे आओ, ब्रेकफास्ट मुझे देखने हैं। पर वो गुस्सा कर ही बोला था कि मैं आपसे कह दूं, करेंगे गुस्सा, जाओ दे आओ। उसके कहने पर वो बेचारी का ब्रेकफास्ट लेकर रूम में गई जहां वो रेडी हो रहा। दीप यार, कदमों की आहट पर वो बोलता हुआ पीछे मुड़ा, देखकर उसका चेहरा मुरझा गया। चल रहा था वो उसके सामने भी नहीं, काफी चिढ़ चुका था। ये सब वापस लेनी चाहिए, कनिष्क ने तुरंत ही कहा। जितना बोला है बस उतना। अपना बैग पैक किया और नीचे आया। सारे रानी, पापा नोएडा में ही चला जाऊंगा, किसी और को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा है शादी की डेट निकल गई है और अब तुझे यहाँ रहना है कि बाहर जाएगा? ऑफिस से किसी को भी भेज देंगे, श्वेता जी बोल पड़े। हाँ को तो कोई भी जा सकता है ना, फिर तुझे क्यों जाना है? अरमान ने भी सवाल किया। वहाँ तो रेनू जा रही है ना, विवेक जी ने एक फीमेल स्टाफ का नाम लेते हुए कहा। हाँ, और रेनू के साथ ही मैं भी जा रहा हूँ। मैं जाऊँगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा और काम भी टाइम से ख़त्म हो जाएगा, वो बोला। दीप्ति किचन से खड़ी ये सब देख रही थी। उसे पता था कि कनिष्क उसकी वजह से ही जाने की बात कर रहा है, शायद बहुत नाराज़ हो गया है। पर वो क्या करती, उस दिन जैसे कनिष्क ने उसे खुद से दूर किया था, उसके बाद से वो जा ही नहीं पाई उसके सामने। हर्ट हुई थी वो उसके शब्दों से। कहीं ना कहीं दोनों का कुछ समय दूर रहना ही ठीक लगा उसे। ब्रेकफास्ट तो कर लो, खाली पेट बाहर नहीं जाते घर से। लास्ट में वो खुद ही जल्दी से प्लेट लेकर आई, लेकिन कनिष्क ने उसे देखा भी नहीं और दादी के पैर छूकर बोला, मैं निकलता हूँ दादी, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। रहने दो, वो बाहर खा लेगा, परेशान मत हो। दीप्ति का उतरा हुआ चेहरा देखकर श्वेता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसने सिर हिलाया, लेकिन वो खुद भी नहीं खा पाई थी कनिष्क के ऐसे नाराज होकर जाने से। लेकिन क्या करती, वो तो उसकी सुने बिना ही जा चुका था। दीप्ति रात के 10 बजे जाकर बिस्तर पर लेटी थी। मानवी सो चुकी थी। दीप्ति का फ़ोन रिंग हुआ तो उसने झट से उठाया। एक ही घर में रहते हुए भी कॉल करनी पड़ रही जनाब को। एक घर में है, एक रूम में तो नहीं है ना अभी? कनिष्क, क्या कनिष्क, सच बता रहा हूँ, इतने पास होकर भी दूर हो। मैं तुम्हें खुद में समेट कर सुकून से सो नहीं सकता तो क्या फ़ायदा? अच्छा जी, तो शिकायत करने के लिए कॉल की है, वो फुसफुसाते हुए बोली ताकि मानवी जाग ना जाए, और धीरे से बिस्तर से उठकर बालकनी में आ गई। मल्लिका, टेरिस पर आ जाओ ना। तुम वहाँ क्या कर रहे हो इस समय? कितने सवाल करती हो यार, तुमसे मिलना है, कुछ वक्त तो दे ही सकती हो ना। जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। कितनी जिद्दी हो गया है? दीप्ति फ़ोन कट होने पर खुद से ही बोली और अपनी टी शर्ट सही करते हुए धीरे से दरवाज़ा खोलकर टेरिस पर आ गई, जहाँ वो हाथ बांधे रेलिंग से टिक कर खड़ा था। आ गई वो, उसकी आहट पाकर मुस्कुराते हुए बोला तो वो उसके बगल में खड़ी हो गई। कितना इंतज़ार कराती हो तुम भी?
दिन भर के बाद रात का ही टाइम मिलता है, इसलिए मैं कह रहा था दादी से कि सीधे शादी ही करा दे हमारी, ताकि तुम हर वक्त मेरे पास तो रहो। वो दीप्ति पर अपने बाजू लपेटते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है तुम्हें? कुछ कहाँ, मुझे तो बहुत जल्दी है। अगर आज भी फेरे लगाने को बोल दे तो मैं एक पल की भी देरी ना करूं। वो दीप्ति के गाल पर झूलती लटों से खेलता हुआ बोला। तो वो खिलखिला उठी। तुम ना सही में पागल हो गए हो, वो उससे अलग होते हुए बोली, जिस पर कनिष्क ने उसे और अपने करीब खींचते हुए उसके लबों को अपनी कैद में ले लिया था। ये पागलपन भी तुम्हारे लिए ही है। जब वो अलग हुआ तो वो बोला। दीप्ति शर्माई सी वापस से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा ले। दीप्ति, अरमान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिलाया तो वो अपनी यादों से बाहर आई। सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। तुम कब आए? वो नज़रें चुराते हुए बोली। अभी कुछ देर पहले ही आया। और उसे क्या हुआ जो ऐसे चला गया? तुमसे ही कोई बात हुई है ना? वरना ऐसे बिना किसी प्लानिंग के नहीं जाता। वो इतना तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अरमान ने विश्वास के साथ कहा। वो दरअसल कहने में वो हिचक रही थी। यार, तुम्हारा भी दोस्त हूँ और तुम दोनों ही पूरी लव स्टोरी मुझे पता है, तो कुछ छुपाओ मत, खुलकर बोलो क्या बात हुई, ताकि मैं उससे कुछ बात कर सकूँ। अरमान बोला तो दीप्ति ने उसे पूरी बात बता दी। अगर वो कुछ कर रहा था तो उसके पीछे वजह भी थी। क्या तुमने वो जानने की कोशिश की? यार, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, खुद भी एक पल दूर नहीं रहना चाहता। माना कि पूरी तरह तुम भी गलत नहीं हो, लेकिन एक दूसरे से बैठकर बात करनी चाहिए थी, कि जैसा तुम दोनों कर रहे हो वैसा। तुम्हें पता है, जब तुमने उससे बात करनी बंद कर दी थी और मौलिक से शादी करने को हाँ कर दिया था, कनिष्क की क्या हालत हुई थी मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो नशे में पूरी तरह से खुद को डुबो चुका था, कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। म्यूजिक जिसमें उसकी जान बसती थी, उसने उसे भी छोड़ दिया। उसका सपना तक पूरा होने वाला था, उसको मूवी में एज अ सिंगल रोल मिलने वाला था, उसे मुंबई जाना था, कॉल आई थी। लेकिन तुम उससे दूर क्या हुई? उसने सब कुछ छोड़ ही दिया। अपनी ही मर्जी की करने वाला कनिष्क, बस पापा के कहते ही उसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, जो कि वो कभी भी नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी तो तुम में बसने लगी थी, और फिर जब तुम उस रोज़ मिली तब कनिष्क की ज़िंदगी जैसे वापस लौट आई थी। उसने जब तुम्हें देखा तो उसकी आंखें भर आई थी। मैंने उसको पल पल देखा है, उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। आई एम सॉरी, उसने मेरी वजह से इतना सफ़र किया, मेरे लिए उसने अपना ड्रीम तक छोड़ दिया। वो डफर है क्या? जबकि वो जानता था कि मैं चाहती थी कि उसका सपना पूरा हो, वो उस मुकाम तक पहुँचे जो उसने सोच रखा है। अरमान, तुम बात करो ना उससे कि वो जल्दी आ जाए। आई प्रॉमिस कि मैं फिर से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, उससे दूर नहीं रहूँगी। दीप्ति सब जानने के बाद बोली। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से उसे समझाने की, बाकी तुम भी बात कर लो, उसे अच्छा लगेगा। वो हाँ में गर्दन हिलाई। कनिष्क को गए हुए एक दिन बीत चुका था। अरमान के जाते ही उसने कनिष्क को कॉल लगा दिया। कुछ देर बाद रिसीव हुआ तो उधर से एक लड़की की आवाज़ आई। जी, आप कौन? ये तो कनिष्क का नंबर है ना? यस मैम, सर कुछ काम से रूम से बाहर निकले थे और उनका फ़ोन यहीं रह गया था, तो मैंने सोचा बता दूं ताकि आप परेशान ना हो। जब वापस आए तो बोल देना उन्हें, दीप्ति ने कहा। रेनू, तुमने मेरा फ़ोन देखा क्या? मिल नहीं रहा था। कनिष्क कुछ देर बाद वहां आता हुआ बोला। यस सर, यही है। आप यहीं भूल गए थे और दीप मैम की कॉल आ रही थी, मैंने रिसीव करके उन्हें बोल दिया कि आप उन्हें कॉल कर लेंगे। रेनू के इतना कहते ही कनिष्क ने सख्ती से उसे घूरा। मिस रेनू, आपका काम मेरे कॉल्स अटेंड करना नहीं है, और दूसरी बात, आप बस अपने काम से काम रखेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना एक मिनट भी नहीं लगेगा मुझे आपको कंपनी से बाहर करने में। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि किसी और ने दीप्ति की कॉल अटेंड की। सॉरी सर, वो सिर झुकाकर बोली। कनिष्क का चार्म किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था। वहीं रेनू को भी कनिष्क पर क्रश था, लेकिन जब उसकी सगाई की बात पता चली थी तो उस बेचारी का दिल टूट सा गया था। और आज जब कनिष्क उसके साथ बाहर आया था तो उसके मन में कुछ न कुछ चलने लगा था। पर कनिष्क की रूडनेस देखकर वो सतर्क हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो काम के सिलसिले में रोहन से बात करने लगा कि कौन सी मीटिंग कब है। सारा शेड्यूल उसने उससे पता किया और दीप्ति को कॉल करने की बात उसके दिमाग से निकल ही गई। मानवी सबके बहुत समझाने और हिम्मत देने पर कॉलेज जाना शुरू कर दी थी।
उसकी जिम्मेदारी अरमान ने उठाई थी। वो ही उसे कॉलेज छोड़ने और लेने जाया करता था। और जिज्ञासा, जिसे पहले अरमान ड्रॉप करता था, वो अब अकेले जाने आने लगी थी। कनिष्क भी अभी नोएडा में ही था। वहाँ काम में काफ़ी बिजी हो गया था और वो दीप्ति को लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया है, जो उससे बात तक नहीं कर रहा। और यही सब सोचकर वो काफ़ी उदास भी थी। सुनिए जी, कनिष्क कब तक वापस आ जाएगा? श्वेता जी ने विवेक जी से पूछा। अभी तो कोई खास आइडिया नहीं है मुझे भी। जैसे ही काम खत्म होगा वहाँ का वो आ जाएगा। क्या सोच रही हैं आप? वो दरअसल अंजलि के माँ का कॉल आया था। बच्चों की शादी को अब 10-12 दिन ही बचे हैं, तो वो दीप्ति को वहाँ भेजने को कह रही थी। शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही उसे चला जाना चाहिए ना। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के सामने कहाँ पड़ने चाहिए? तो इसमें उसके आने से क्या मतलब है? दीप्ति से कह दो तैयार हो जाए, अपनी पैकिंग कर ले, ड्राइवर उसे छोड़ देगा उनके यहाँ। जी मैं बात करती हूँ दीप्ति से, उन्होंने कहा। और दीप्ति के पास आई, जो कि घर के मंदिर की साफ सफाई में लगी हुई थी। दीप्ति, उन्होंने उसे पुकारा तो वो काम छोड़कर उनके पास आई। जी माँ, आपने बुलाया? वो बोली तो उन्होंने सिर हिलाया। तुम यहाँ का काम छोड़ो, ये सब हो जाएगा, और जाकर अपना बैग पैक कर लो। तुम्हें जिज्ञासा के घर जाना है और शादी होने तक वहीं रहोगी तुम। फिर पूरे हक से इस घर में लाऊंगी तुम्हें अपनी बहू बनाकर। वो प्यार से उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, तो जैसे किसी ने दीप्ति को उसका घर छोड़ने को कह दिया हो। 12 दिन कैसे रहेगी वो? और अभी तो कनिष्क भी बात नहीं कर रहा। वो वहाँ से चली गई तब तो कनिष्क से मिल भी नहीं पाएगी। शादी से पहले और मानवी से कितना गहरा नाता जुड़ गया था उसका। उसकी छोटी बहन जैसे मिल गई थी उसे मानवी में। और खुद श्वेता जी भी तो एकदम माँ ही बन गई थी उसकी, जो उसका इतना ख्याल रखती थी। अपना घर छोड़कर जाने का उसका ज़रा भी मन नहीं था। वो कसकर श्वेता जी के गले से लिपट गई। अरे मेरी बच्ची, वो उसकी हरकत पर उसका सिर चूम ले। ये देखो, लड़कियों की मायके से विदाई होती है तो वो आंसू बहाती हैं, और एक हमारी दीप्ति है जो ससुराल से विदाई होने पर रोने लगी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा तो श्वेता जी हंस पड़ी और दीप्ति की पीठ सहलाई। बस थोड़े दिनों की ही तो बात है बच्चा, और इतना ज़रूरी ना होता तो मैं जाने को ही ना कहती। अपनी लाडली को वो उसे पुचकारते हुए बोली तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, पैकिंग कर लेती हूँ, कहकर वो रूम की तरफ बढ़ गई। उसने अपनी पैकिंग की। उसके बाद कनिष्क के रूम में आई। वो उसके बिस्तर पर ही लेट गई और एक पिलो को कसकर हग कर ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आ जाओ ना जल्दी से वापस, मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, और ख़ासकर तब जब तुम ऐसे नाराज़ हो, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। लेकिन माँ को मना भी नहीं कर सकती, मुझे जाना ही होगा। आई रियली मिसिंग यू, आई लव यू। वो उसकी खुशबू खुद में समेटते हुए उसके ब्लैंकेट को छूकर बोली। सुनो, दीप्ति को आज घर लेकर जाना है तो मैं वहीं पे ड्राइवर को बुला लूँ क्या? वहाँ तक आपके साथ ही चलती हूँ, वरना तो मुझे भी आपसे दूर ही कर देंगे इतने दिन के लिए। जिज्ञासा अरमान के कंधे से अपना चेहरा लगाते हुए बोली। अरमान इस वक्त मानवी को कॉलेज से लेने जा रहा था, और वैसे भी शादी के कामों की वजह से ऑफिस से जल्दी ही चला जाया करता था। तो अच्छा है ना, कुछ दिन मैं चैन की ज़िंदगी जीऊँगा, बैचलर लाइफ एंजॉय करूँगा, वो शरारत से बोला। जिस पर जिज्ञासा हंस दी। अच्छा, मतलब आप जरा सा भी मिस नहीं करने वाले मुझे? बढ़िया है, प्यार तो वैसे भी मुझे है ना आपसे, तो तड़प भी मेरे ही हिस्से आनी चाहिए। वो बेख्याली में बोल गई, लेकिन अपनी बातों का मतलब तब समझ आया जब अरमान ने उसकी बाजू खींचकर उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। उसका चेहरा गंभीर सा दिख रहा था, जिससे वो कुछ घबराई। वो मतलब कि मैं चाहती हूँ। वो काफ़ी हड़बड़ा सी गई थी और जल्दी से आगे बढ़ी कि पैर मुड़ गया, लेकिन उसके गिरने से पहले अरमान ने फुर्ती से उसे थाम लिया। क्या करती हो? आराम से नहीं चला जाता? अभी चोट आ जाती तो? वो उसे डांटा। सॉरी, तड़पोगी अगर तुम तो बेकरार मैं भी रहूँगा। एहसास कुछ जागने से लगे हैं करीब तुम्हारे होने से। क्या है इस दिल में, ये शायद अभी कह ना सकूँगा। वो जिज्ञासा के गाल पर हाथ लगाकर अपनी गहरी नज़रों से उसे अपनी रूह में बसाता हुआ सा बोला, तो जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अरमान ने ये शब्द कहे, और वो भी उसके लिए। आई लव यू, और मैं इंतज़ार करूँगी उस दिन का जब इसका रिप्लाई मुझे इन्हीं शब्दों में मिलेगा।
वो उसके सीने से लगकर बोली तो अरमान के चेहरे पर सुकून पसर आया और अपने बाहों के मजबूत घेरे में उसने जिज्ञासा को जकड़ लिया। कितना भी कुछ कर लूँ, नाराज़ हो लूँ, लेकिन तुमसे दूर ज़्यादा देर रह भी तो नहीं सकता, और तुमने तो ठान ही लिया था कि मेरे सामने नहीं आओगी। सच में बहुत ज़्यादा ही शैतान हो गया है मेरा ये शरारती बच्चा। वो जब काम से फ्री हुआ तो उसने अपने मोबाइल स्क्रीन पर सगाई वाले दिन की दीप्ति की पिक देखता हुआ बोला और उसको कॉल करने लगा कि टाइम देखकर रुक गया। रात के 1 बज रहे हैं, अब तक तो सो चुकी होगी। चलो अब कल ही होगी मुलाकात, वो बोला और फ़ोन को अपने सीने पर रखकर आंखें बंद कर ली। दीप्ति के पास होने का एहसास वो आंखों के बंद होने पर हो ही जाता था, भले ही वो उससे कितनी भी दूर क्यों ना हो। दीप्ति जिसकी जगह बदली थी, पूरी रात वो करवट ही बदलती रह गई थी। नींद तो पल भर के लिए उसकी आंखों में ना उतरी थी। सुबह के 4 बजे वो उठकर बैठ गई। जिज्ञासा अभी भी सो रही थी, लेकिन दीप्ति के उठने से उसकी भी आंख खुल गई। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सो जाओ यार, अभी तो रात ही है, वो अलसाई सी बोली। नींद नहीं आ रही, दीप्ति ने कहा तो जिज्ञासा ने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली और वो भी उठकर बैठ गई। नींद कहाँ से आएगी? वो तो कनिष्क जी की आगोश में सिमटने पर या फिर उनके रूम में ही आती है, वो उसके कंधे पर लगभग झूलते हुए बोली। क्या कुछ भी बोले जा रही? दीप्ति उसके छेड़ने पर शर्मा गई। उफ, कितनी प्यारी लगती हो शर्माते हुए। वैसे आज का काम चला लो, दिन में बुला लेना किसी बहाने से उनको, वो उसे देख अपनी एक आंख दबाते हुए बोली। धत, कितनी बेशर्म हो तुम, तुम्हें पता नहीं अरमान कैसे झेलता होगा। तुम्हें झेलते झेलते उन्हें भी आदत हो गई है। वैसे तुम्हें पता है वो जब शर्माते हैं ना तो सच में क्या कमाल के लगते हैं। फिर मेरी तरफ देखते ही नहीं, जिज्ञासा अरमान को याद करती हुई बोली तो दीप्ति हंस पड़ी। बहुत ज़्यादा ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, कुछ बात के लिए भी बचा कर रख लो मैडम, वो उसे शरारती मुस्कान देते हुए बोली। जिस पर जिज्ञासा ने अपने निचले होठों को दांतों के बीच दबा लिया और दोनों ही हंस पड़े। दोनों एक बहन, एक बहुत ही अच्छी दोस्त की तरह एक दूसरे का साथ देती तो कभी तंग भी करती थी। जैसे कनिष्क और अरमान की दोस्ती थी, कुछ वैसे ही जिज्ञासा और दीप्ति के बीच भी हो गई थी। एक बॉन्ड जो शायद दीप्ति को और भी फक्र कराता सा महसूस हो रहा था, वो था जिज्ञासा का अरमान की लाइफ में आना। जितना अच्छा अरमान था वैसे ही जिज्ञासा थे। सुबह कनिष्क घर आ गया था, वो सबसे मिला और जब दीप्ति के जाने के बारे में उसे पता चला तो उसका मूड पूरी तरह से ऑफ हो गया। उसके लिए ही तो वो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके आया था, और अब क्या सुनने को मिल रहा था कि शादी से पहले वो उससे अलग रहेगी, उससे इतना दूर। माँ, मैं ऐसी किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानता जिसकी वजह से मुझे मेरी दीप से दूर रहना पड़े। आप उसे आज ही वापस बुलाइए, वो श्वेता जी से बोला। कनिष्क, वो शादी के बाद ही वापस आएगी, और तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, कुछ रीति रिवाज रस्में भी मायने रखती है, और शादी के बाद तो वो यहीं रहेगी। मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे उससे मिलना है बस। हाँ तो जाके मिला, लेकिन बस आज। कनिष्क की जिद पर हार मानते हुए वो बोली। कनिष्क की आदत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थी वो, इसलिए ही सोच रही थी कि कनिष्क के आने के बाद ही दीप्ति को भेजें, लेकिन ये भी नहीं पता था कि वो कब आएगा, इसलिए उन्होंने उसे भेज दिया था। भाई, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? मानवी ने पूछा। नहीं, क्योंकि मैं जिज्ञासा के घर नहीं जाऊंगा, दीप कहीं बाहर आ जाएगी, वहीं मिलके चला आऊँगा, वो बोला और अरमान की तरफ देखा तो उसने पलकें झपकाई कि वो सब संभाल लेगा। उसने जिज्ञासा को मैसेज कर दिया कि वो दीप को लेकर जिज्ञासा के घर पास वाले कैफ़े में आ जाए। तू भी चल रहा है? कनिष्क ने अरमान से सवाल किया। क्यों भाई, क्या तू ही अपनी वाली को मिस कर सकता है? जब जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ ना, अरमान उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए बोला तो कनिष्क मुस्कुराया और दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। इधर दीप्ति और जिज्ञासा भी रेडी हो गई थी। क्या पहन लिया तुमने? ये वाइट वाला टॉप पहनो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम पर, जिज्ञासा दीप्ति को देखकर बोली, जिसने ऑरेंज सूट पहना हुआ था। यार इतना क्या तैयार होना, बस मार्केट तक ही तो जा रहे हैं, दीप्ति चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि जिज्ञासा ने उसे नहीं बताया था कि वो कहाँ और किस काम से जा रही है। बस बार बार दीप्ति को बोल रही थी कि ये पहनो, ये मत पहनो, ऐसे रेडी हो जाओ, वैसे रेडी हो जाओ।
प्लीज़ ना मेरी बहना, पहन ले जाके, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं बोलूँगी पक्का। दीप्ति को खुद को घूरता पा वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। तो दीप्ति उससे वो टॉप लेकर चेंज करने चली गई। अभी तो खाकर निकले थे घर से और भूख भी लग गई। इसे पता नहीं आज क्या हो गया है जो सुबह से मुझे पागल किए जा रही है ये लड़की, दीप्ति बड़बड़ाती हुई बोली। वो कैफ़े के पास रुकी थी और जिज्ञासा कुछ बहाने करके दूसरी जगह से हट गई थी। तभी दीप्ति की आंखों पर किसी ने हाथ रखा। जान, वो अपनी आंखों पर रखे हाथ पर अपना हाथ रख कर कनिष्क की मौजूदगी महसूस करके ही बोली। तो कनिष्क ने मुस्कुराते हुए हाथ हटाया और उसे अपनी तरफ घुमाया। तुम यहाँ, तुम नोएडा से कब आए और मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? इतना नाराज़ हो गए हो कि एक बार बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा और ऐसे ही चले भी गए? कुछ पता भी है कि मैं कितना मिस कर रही थी? वो बेचैनी से उसकी हथेली को अपने होठों से लगाकर बोली। कितना मिस कर रही थी, मैं भी तो जानूं, वो मुस्कुराता हुआ बोला और उसको कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। कनिष्क, क्या कर रहे हो? हम पब्लिक प्लेस में हैं। उसके आंखों की शरारत देखते ही वो उधर उधर देखकर बोली। तो कनिष्क ने उसका हाथ पकड़ लिया और गाड़ी में आकर बैठा। अब बताओ, वो उसकी नज़र भरकर देखते हुए बोला। नाराज नहीं हो? दीप्ति ने जवाब देने की बजाय उससे सवाल ही कर डाला। कोई अपनी ज़िंदगी से नाराज़ होता है भला? और नाराज़ तो तुम थी, तो ये सवाल मुझे करना चाहिए कि मेरी मल्लिका ने मुझे माफ़ कर दिया या फिर अभी भी नाराज़गी बाकी है, तो उसे ख़त्म करने की कोशिश मैं ज़रूर कर सकता हूँ। वो उसके चेहरे की तरफ नज़र गड़ाए हुए बोला। दीप्ति ने उसे देखा और उसके कुछ करीब हुई। तो कनिष्क ने उसके माथे को चूम लिया। सॉरी, मानवी के साथ जो कुछ भी हुआ उससे डर गया था मैं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, बस यही सब सोचकर दूर रहने लगा था तुमसे और उस दिन तुम्हें हर्ट कर दिया, वो बोला। तो दीप्ति ने इनकार में सिर हिलाया और उसके सीने से लग गई। दीप, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? वो सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए बोली। तो कनिष्क ने पीछे वाली सीट पर से एक बैग उठाया और उसके सामने कर दिया। दीप्ति ने वो खोल कर देखा तो उसमें गोल्डन कलर का सोने के तार से जड़ा हुआ जड़ाऊ लहंगा था। ये तो बहुत महंगा है, ये क्यों लाए हो? मेरी दीप से महंगा तो नहीं है ना? और क्यों लाया हूँ का क्या मतलब? तुम यही लहंगा पहनोगी हमारी शादी में? शादी का लहंगा तो मैं माँ के साथ जाकर कल लेकर आई थी। मुझे वो सब नहीं पता, तुम यही लहंगा पहनोगी बस। पता भी है कितनी मुश्किल से जाकर ये मिला है। जो हुकुम सरकार, वो उस लहंगे पर हाथ फेर कर बोली। तो कनिष्क मुस्कुरा उठा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।